113 नंबर का सम इम्पोर्टेंट टिक करना और वो खास करना है ना. 113 इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू. मैं बता रहा था कि ये प्री जीएसटी रिजिम में भी था, सेम टाइप का एग्जाम्पल एक्साइज में भी था और उसमें ऐसा ही नियम था. ओके, तो चलो 114 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉड्यूल में पेज नंबर 273 पे. ओके, चलो देखते जाओ. Y Limited owned factory in Hyderabad, that is Telangana, and one depot in Vijayawada. मीन्स एक ये Y का फैक्ट्री कहाँ है? तेलंगाना में, एंड डेपोट कहाँ है? विजयवाड़ा. अब दोनों अलग जगह है, एक तेलंगाना है, हैदराबाद तेलंगाना. तेलंगाना अब नया स्टेट है, आपको मालूम है. एंड विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश अलग स्टेट है. तो आंध्र एंड तेलंगाना दो अलग अलग स्टेट. मीन्स यहाँ ये दोनों वाई लिमिटेड के ही है. वाई लिमिटेड का देखो फैक्ट्री हैदराबाद में है ना, फैक्ट्री इन वन लोकेशन दैट इज तेलंगाना. एंड डेपोट कहाँ है? तो डेपोट है आंध्र प्रदेश में. ठीक है, तो ये दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए. डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए तो डेफिनेटली आपको कौन सा रूल लग गया? तो रूल आपको 28 नंबर का लगा, क्योंकि रिलेटेड तो है. रिलेटेड हो ना, डीम्ड डिस्टिंक्ट भले हो बट हो रिलेटेड. ओके, अब आगे देखते हैं. Depot in Vijayawada is required to obtain a separate registration because they are considered as a distinct person under 25(4). ठीक है. The goods manufactured in Hyderabad factory will be transferred to Vijayawada depot where it would be sold as it is. Means आप देखो फैक्ट्री किधर है? हैदराबाद में. वहां से गुड्स भेजा जाता है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और वहां से वो बेचा जाता है. ओके, now depot in Vijayawada is availing the ITC. Definitely वो ITC तो अवेल करेगा ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा. क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड बंदा है. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि गुड्स ट्रांसफर्ड 8 तारीख को किए गए और कितने यूनिट? 1000 यूनिट. और वहां से 18 तारीख को 750 यूनिट बेचे गए. क्वेश्चन ये है कि फैक्ट्री से हैदराबाद से तेलंगाना जो गुड्स जा रहा है 1000 यूनिट, उस पर जीएसटी कितना लगेगा? तो उसके लिए आपको देखना है कि जिस दिन आपने भेजा दैट इज 8 तारीख को, 8 तारीख को डेपोट पे प्राइस कितना था? तो 220 प्राइस था. वो 220 प्राइस का 90% लेना है. कितना लेना है? 90%. और उस पे आप जीएसटी लगाते हो. कितना है? 18%. अब है ना, ये ऑप्शन है आपके पास. आप देखो जरा, रूल को ध्यान से पढ़ो. दिस इज द ऑप्शन विच इज स्टेटेड इन दिस प्रोविजो. अब देखो ये प्रोविजो में ये ऑप्शन है. अदरवाइज रूल 28 क्या बता रहा है? वैल्यू shall be the open market value. open market value ले लो. and if the open market value not available, value shall be of the same kind and quality. अगर वो भी ना अवेलेबल हो तो 30 और 31 फॉलो करो. बट उसमें एक प्रोविजो दिया है कि अगर आप चाहो और आप रिलेटेड को दे रहे हो और रिलेटेड अनरिलेटेड बायर को दे रहा है, तो आप उसका 90% ले लो. एंड प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द रिसिपिएंट इज एलिजिबल. ये देखो प्रोविजो 2 पे ये क्वेश्चन है. Where recipient is eligible for full ITC, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value. And open market value means number A. means ये connected है प्रोविजो. कौन सा? प्रोविजो 2. प्रोविजो प्रोविजो 2. तो अब तो हमको ये 90% वाला ऑप्शन लेना ही नहीं है. देखो ये 90% वाला ऑप्शन क्या है? जब सामने वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ बंदा है तो. यहाँ देखो बहुत क्लियरली लिखा है, नॉट बीइंग अ रिलेटेड. सॉरी, वो सामने वाला, एक मिनट एक गलती हो गई. हाँ, where the goods are intended to be sold as such by the recipient, value shall be the at the option of the supplier be an amount equivalent to 90% of the price charged by of the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer.
नॉट बीइंग रिलेटेड मीन्स हम जिस रिलेटेड को बेच रहे हैं वो उसके कस्टमर को बेच रहा है और वो हमारा रिलेटेड और वो कस्टमर अनरिलेटेड है। बट यहाँ है ना, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम जो हमारे आदमी को बेच रहे हैं गुड्स, वो बंदा जीएसटी में आईटीसी लेता है या नहीं लेता है। अब है ना, ये एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। देखो, पहली स्थिति यहाँ क्या है कि हमने इलस्ट्रेशन 113 में फैक्ट्री में से दूसरे स्टेट में बेचा और वो बंदा हमारा रिलेटेड था, रजिस्ट्रेशन उसने 25(4) के तहत कराया भी है, बट है ना, जरूरी नहीं कि वो आईटीसी ले रहा हो। सर ये क्या बोल रहे हो, जरूरी नहीं कि आईटीसी ले रहा हो। अब है ना, सामने वाला पॉसिबल है कि सपोज मेरे यहाँ भी टर्नओवर इतना ना हुआ हो और सामने वाले के पे वहां भी ना हुआ हो, तो हम लोग है ना अभी भी शायद कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, ऐसा पॉसिबल हो। तो वो वाले केस में सपोज हम कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो मेरा जो रिसिपिएंट है वो कभी भी आईटीसी ले सकता है। आपको मैंने ना सेक्शन 10 पढ़ा है, और कॉम्पोजिशन लेवी में आपको मालूम है कि सामने वाला जो मीन्स जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम का डीलर है वो किसी से भी गुड्स ले, बट वो है ना आईटीसी नहीं ले सकता। अगर आईटीसी नहीं ले सकता है तो फिर क्या होगा, तो वो कौन सी कीमत लगाएगा, तो वो उस टाइम वो एक्सेप्शन 1 में आएगा और वो 90% कीमत ले लेगा। बट सपोज सामने वाला रजिस्टर्ड है और आईटीसी ले रहा है, तो मीन्स मेरे को इधर से जब गुड्स बेचना है उधर, तो इनवॉइस से ही बेचना पड़ेगा, और इनवॉइस से जब मैं बेचूंगा तो उस पर जीएसटी लगा के बेचूंगा, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, है ना, और वो भी रजिस्टर्ड है। और हम लोग ने कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो ही नहीं किया है, ठीक है, तो मैं टैक्स लगा के बेच रहा हूँ और सामने वाला उसका क्रेडिट ले रहा है, तो ये वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा ये वाले केस में, ये वाले केस में आपको वो 90% वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो भी इनवॉइस में लिखा है वही वैल्यू मानी जाएगी। तो देखो, यही चीज आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 113 में और 114 में एक ही डिफरेंस है, एक ही लाइन दोनों में डिफरेंशिएट कर दी है, और वो लाइन क्या है कि भाई ये जो डेपोर्ट है ये विजयवाड़ा में क्या लेता है, आईटीसी लेता है। मैं देखो उसको अलग कलर की पेन से टिक करता हूँ, है ना, डिफरेंशिएशन लाइन, डेपोर्ट इन विजयवाड़ा इज अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी ले रहा है। और ये सेंटेंस की वजह से आप प्रोविजो 2 में जा रहे हो, और प्रोविजो 2 में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, जो कीमत आप 220 पे बेच रहे हो वही कीमत ले लेनी है। मीन्स आपने कितनी कीमत से उसको बेचा होगा, मीन्स डेपोर्ट पे जो कीमत है 220 वही ले लेना है, उसका 90% नहीं करना है। तो देखो उन्होंने यही किया है कि 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय डेपोर्ट की प्राइस 220 ले ली, तो ये वैल्यू आ गई 2,20,000। एंड 2,20,000 पे कितना रेट ऑफ टैक्स लगाएगा, 18%। सर 18 क्यों, यहाँ तो 12 भी है बट 12 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि हमको डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है, 8 तारीख, और 8 तारीख को जो रेट ऑफ टैक्स हो वो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है। तो 8 तारीख को रेट ऑफ टैक्स कौन सा था, 8 तारीख को रेट ऑफ टैक्स कौन सा था, तो 8 तारीख को रेट ऑफ टैक्स था भाई 18%, तो मैं 8 तारीख को ध्यान में लूंगा और ये 18% रेट ऑफ टैक्स को ध्यान में लूंगा। ठीक है, एवरीवन गेटिंग, बस तो हो गया। देखो 2,20,000 का 18%, 39,600, और कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा इधर, आईजीएसटी। समझ में आ गया, देखो क्लियरली लिखा है सेकेंड प्रोविजो। एवरीवन गेटिंग दिस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, हम टेक्निकल लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। It provides that where the recipient is eligible for ITC, value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value. ठीक है, एंड बस यही है। अब रूल नंबर 29 पे जा रहा हूं। यहाँ आप है ना एजेंट से गुड्स ले रहे हो, मीन्स रिलेटेड है, बट एजेंट के अलावा का रिलेटेड है उसके लिए 28 नंबर का रूल है, और जो रिलेटेड में सिर्फ टिपिकली एजेंट है तो उसके लिए रूल नंबर 29 है। ठीक है ना, क्या फर्क है देखो, तो मैं इधर बताता हूँ। रूल 28 एंड 29 में फर्क क्या है देखो, तो यहाँ अदर देन एजेंट है,
और यहाँ क्या है, एजेंट है, इतना फर्क है बस। तो अब हम रूल 29 देख रहे हैं। अब 29 और 28 में देखें ना तो सब कुछ सेम है। देखो, वैल्यू शैल बी द फॉलोइंग, उसमें ओपन मार्केट वैल्यू लेना है या फिर और 90% ऑफ द प्राइस लेना है। एंड दूसरा कि अगर ये दो के हिसाब से ना हो जाए तो 30 और 31 के हिसाब से जाओ। बस, तो सीधी सीधी बात है रूल नंबर 29 में। तो अब चलो रूल नंबर 29 को मॉड्यूल में से देखते हैं। ये रहा, देखो। As we are aware that clause 3 of the schedule 1 में प्रिंसिपल टू एजेंट की बात आ रही थी। सप्लाई टू रिलेटेड, सप्लाई टू डिस्टिंक्ट, सेलिंग एजेंट, बाइंग एजेंट, याद आ रहा है? तो ये पहले था सेलिंग एजेंट, फिर बाइंग एजेंट, जो भी है। अब उसके लिए रूल नंबर 29 है। तो अगर सपोज हम एजेंट को दे रहे हैं और एजेंट फिर बेच रहा है, ये वाला सिनेरियो है, तो आप रूल नंबर 29 में आएंगे। और उसमें आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ना मिले तो वो 90% वाला ले लो, और वो भी ना मिले तो लाइक, काइंड एंड क्वालिटी ले लो। एंड सपोज ये भी ना हो पाए तो नंबर बी बता रहा है कि आप रूल नंबर 30 एंड 31 फॉलो करो। 30 में आप कॉस्ट बेस पे जाओ, कॉस्ट का 10% ले लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, और वो भी ना मिले तो फिर आप बेस्ड जजमेंट असेसमेंट करो। तो दैट इज रूल नंबर 29। अब उसको मैं नहीं देखता हूँ, सीधा उसके इलस्ट्रेशन को देखता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 115 देखते जाओ मेरे साथ। अ प्रिंसिपल सप्लाइज अ ग्राउंड नट टू हिज एजेंट। नट्स है, ग्राउंड नट्स। तो प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को ग्राउंड नट्स बेचे, एंड एजेंट सप्लाइंग द ग्राउंड नट्स ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन द सब्सिक्वेंट सप्लाईज टू ए प्राइस ऑफ 5000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ द सप्लाई। मीन्स हम जब एजेंट को बेच रहे हैं तो एजेंट उसी दिन मार्केट में 5000 में बेच रहा है। Another independent supplier is supplying the groundnuts of the like kind and quality to the said agent at a price of 4550। मीन्स कोई हमारे जैसा ही एक कोई दूसरा सप्लायर है जिसका वो एजेंट भी है, और वो उसको 4550 में बेच रहा है। मीन सपोज आई एम अ सप्लायर, मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ वो प्राइस अभी डिसाइड करनी है, वो वैल्यू डिसाइड करनी है। बट दो इन्फॉर्मेशन दी है कि एजेंट मार्केट में अभी आज के दिन में 5000 में बेच रहा है। दूसरा कि कोई दूसरा सप्लायर है हमारे अलावा, वो ये एजेंट को 4550 में दे रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड इन द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल एज पर रूल 29। तो रूल 29 में उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अब ओपन मार्केट वैल्यू देखो तो द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आंसर देखो, मेड बाय द प्रिंसिपल शैल बी 4550। व्हाई? क्योंकि ये ओपन मार्केट वैल्यू है, मार्केट में कोई दूसरा सप्लायर यही एजेंट को 4550 में बेच रहा है, तो मैं वो मार्केट प्राइस ले लूं। अगर ये भी ना मिले मेरे को, और ये ना मिले, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूं तो मेरे पास क्या रास्ता है? और है, हाँ, कंपलसरी नहीं है कि पहला ना हो तभी दूसरे में जाना है, और है, बीच में और है। अब और में क्या है? तो अब मार्केट में जिस प्राइस में वो अनरिलेटेड बायर को बेचता है उसका 90% ले लो। अब वो मार्केट में अनरिलेटेड बायर को 5000 में बेचता है, तो 5000 का 90% कितना आएगा? 4500। ठीक है, ये वाला। अगर मैं ओपन मार्केट वैल्यू ले लूं, ये 4550 क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू। और उसके बाद क्या है? और मीन्स ऑप्शन है हमारे पास कि ये ना लेना हो तो मैं 90% मीन्स मेरा अनरिलेटेड बायर मार्केट मीन्स मेरा रिलेटेड उसके अनरिलेटेड बायर को कितने में बेच रहा है? तो 5000 में बेच रहा है, तो उसका 90% ले लो। अब मैं तो क्या करूंगा, 4550 और 4500 विच एवर इज लोअर, मैं तो है ना ये वाला प्राइस डिसाइड करूंगा ना। मेरे को ये कंफर्टेबल है, जब मेरे पास चॉइस है तो मैं दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं 4500 लूंगा। क्यों? क्योंकि 4550 पे ज्यादा टैक्स आएगा कंपेयर टू 4500। ठीक है, वो सिलेक्शन उन्होंने आंसर के कंक्लूजन में नहीं लिखा है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि वी विल टेक द 4500 वैल्यू। चलो एग्जांपल नंबर 116। 116 क्या है? आज मेरा टारगेट क्या है कि आपको 31 रूल तक के जितने भी एग्जांपल्स है वो सब बता दूं, और 32 ऑनवर्ड्स के जो रूल्स है
उसका हम कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 32 से 35 है, तो कल मैं वैल्यूएशन खत्म कर दूंगा। आज के दिन में अभी मैं 31 तक जाता हूँ, और उसके लिए आपको कितने एग्जाम्पल है, तो ये अभी 114 हो गया, 115 हो गया, अभी 116 पे जा रहे हैं, और उसके बाद एक दो नोटिफिकेशन है, कुछ छोटा सा है, वो देखते हैं, बाद में रूल 32 की बात आ गई। तो चलो पहले 116 देख लेते हैं। Messrs P Limited, being a principal, supplies the laptop to his agent, and the agent is supplying this laptop of the kind, like kind and quality in subsequent supply. तो पहले तो देखो ये एग्जाम्पल रूल 29 क्यों लग रहा है इधर, तो आप एजेंट को बेच रहे हो, जब एजेंट को दे रहे हो और एजेंट मार्केट में दे रहा है, ये स्थिति आती है, तो एजेंट तो हमारा रिलेटेड कहलाता है, और उसके लिए सीधा सीधा रूल नंबर 29 है। सर तो डायरेक्ट पहले सेक्शन 15 में नहीं जाएंगे? नहीं, पहले सेक्शन 15 में ही जाएंगे, बट 15 में जाने के बाद इधर आए हैं। देखो 15 में क्या कहा था, सेक्शन 15 में ऐसा कहा था कि रिलेटेड नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी रिलेटेड, बराबर है, बट रिलेटेड हो गए, तो अब रिलेटेड हो गए तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, रूल नंबर 28 है, रूल नंबर 29। ये दोनों अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो रिलेटेड के लिए, ये दोनों मिलके है ना रिलेटेड के लिए, ठीक है। ओके, तो रिलेटेड में अदर देन एजेंट वाला रूल 28 से गवर्न हो रहा है, और एजेंट वाला रूल कहाँ से गवर्न हो रहा है, रूल नंबर 29 से। ओके, तो रूल नंबर 29 देखते जाओ, ठीक है, वो कहाँ है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया, और रूल 29 पढ़ ही लिया है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो P Limited being a principal supplies the laptop to the agent, and agent is supplying the laptop of kind quality to subsequent supplies. P Limited incorporated in Chennai. P Limited कहाँ का है, तो P Limited चेन्नई का है। चेन्नई कहाँ आया, तमिलनाडु में। एंड एजेंट कहाँ का है, एजेंट इज लोकेटेड इन नागेरकोइल, क्या है ये भी कहाँ है, ये तमिलनाडु। ओके, बहुत अच्छे। तो तमिलनाडु टू तमिलनाडु का केस है, गुड सप्लाई ऑन 15 नवंबर बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट को ये गुड्स कितने में दे रहा है, मीन्स कब दे रहा है, तो 15 नवंबर को दे रहा है ना, यहाँ बराबर दिख नहीं रहा था, तो मैं बता रहा हूँ, 15 नवंबर को दे रहा है, बराबर है। तो अब हमको क्या करना है, चलो, तो 15 नवंबर को हमारा एजेंट मार्केट में कितना बेच रहा है, वो ले सकते हैं। रूल नंबर 29 क्या बता रहे हैं, देखो, एक तो ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हो, ओएमबी, या फिर देखो पहला ऑप्शन ये है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, फिर और करके लिखा है दूसरा, ये 90% ले लो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, और अगर ये नहीं हो सकता तभी हम रूल 30 एंड 31 पे जाएंगे। तो ये दोनों में से एक ले सकते हैं, विच एवर इज लोअर, विच इज मोर बेनिफिशियल टू अस। तो देखो, अब हम ये 1000 यूनिट 15 तारीख को भेज रहे हैं, और 15 तारीख को एजेंट कस्टमर को अनरिलेटेड को कितने में दे रहा है, 22,000। तो है ना, ये 22,000 का 90% में ले सकता हूँ, दैट इज वन थिंग। दूसरा, ऐसे ही गुड्स की लाइक क्वालिटी, लाइक वैल्यू मिल जाए, जैसे कि इंस्ट्रक्शन नंबर 2 देखो, गुड्स प्रोक्योर्ड बाय एजेंट फ्रॉम अदर इंडिपेंडेंट सप्लायर, वो कितने में दे रहा है, 20,000 पर यूनिट। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये 22,000 का 90% ले लूं, या फिर 20,000 ले लूं। ये 20,000 क्या हो जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू। ये 20,000 देखो उन्होंने जवाब में लिखा है, ये क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू, ये पहला ऑप्शन है, और करके दूसरा ऑप्शन है 90% वाला है ये, और वो कितने में आता है, 19,800 में। 22,000 का 90% करोगे तो ये, तो हम क्या, कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर, तो हमें ना इसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम आ रही है, वैल्यू कम आ रही है, जिसकी वजह से टैक्स भी कम आएगा। तो हम वैल्यू कितना ले लेंगे, 19,800। ऐसे कितने लैपटॉप है, तो भाई 1,000 यूनिट्स है, ये रहे। तो हम फिर ये 19,800 को
1000 यूनिट से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1,98,00,000 एंड फिर उस पे हम कौन सा रेट लगाएंगे, CGST SGST। क्यों सर ऐसा, क्यों? क्योंकि दोनों चेन्नई के हैं, ये भी चेन्नई का देखो, और ये नागेर कोयल भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु टू तमिलनाडु मीन्स क्या आएगा, वही CGST SGST आएगा। क्लियर हो गया? ओके एवरीवन। तो सोहिल आवाज आ रही है भाई? चलो, तो अब यहाँ हमारा ये पोर्शन खत्म हुआ। अब है ना, उन्होंने देखो इसके आगे मॉड्यूल में क्या लिखा है, नया टॉपिक चालू होने से पहले 31A लिखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। अब है ना, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। सर आप कैसे बता देते हो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है? तो आपको है ना, मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये लैंडस्केप देखो, उसमें आप है ना 15.5 पढ़ो, तो है ना 15.5 में बड़ा क्लियरली लिखा है। 15.5 में क्या, 31A एंड दूसरा क्या, 32। तो ये दो स्पेशल है। अभी हम पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, 15.4 पढ़ रहे थे। तो 15.4 में जो 27 से 31 थे वो हो गए। कल मैं आपको 15.5 पढ़ाऊंगा, जिसमें ये 31 32 आएगा प्लस 33 34 एंड 35 भी आएंगे। तो कल बाकी के ये 31A ऑनवर्ड्स 32 33 34 35 इतने रूल्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अभी आज हमने पढ़ा उसके अंदर है ना एक दो केस स्टडीज थे, तो वो केस स्टडीज रह गए थे। मैंने कहा था कि भाई बाद में देख लूंगा, तो अब हम वो देख लेते हैं। बिफोर आई एंड दिस लेक्चर मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ, तो वो केस स्टडीज कहाँ है देखते जाओ। ये रहा केस लॉ 2, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, पेज नंबर 271 पे है मॉड्यूल में। कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज मुंबई वर्सेस फियाट इंडिया। अब है ना, ये पुराना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2012, मैंने पढ़ा है 2017 तक, जब तक एक्साइज चल रहा था तब तक यही जजमेंट था। अब इसमें क्या था मालूम है, फियाट कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा गोल्डन टाइम था, फिर उन्होंने ना अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस नहीं किए, तो उसकी वजह से फिर नई गाड़ियां hyundai है, फिर मारुति है, ये सब आगे बढ़ने लगे। उनको चेंजेस करने चाहिए थे। अब फियाट का तो है ना, पहले अभी जो बॉम्बे में टैक्सी मिलती है ना, वो सब फियाट की है, तो वैसी गाड़ियां बनाते थे, उन्होंने शेप वगैरह चेंज नहीं किया। तो फिर वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर उन्होंने एक ट्राई किया 2012 में, मार्केट में फिर से वो आ गए, और उन्होंने ना बहुत ही चेंजेस किए मॉडल्स में, है ना। लग्जरियस मॉडल्स भी उन्होंने बेचना चालू किया। क्या किया, लग्जरियस मॉडल्स बेचना चालू किया। बट वो मॉडल्स कितने में बेचने लगे मालूम है, जो उसकी रियल में कॉस्टिंग हो रही है ना, उससे भी कम कीमत में। पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं इसको। पेनिट्रेशन में क्या, मार्केट में एंटर होने के लिए आप है ना, जो मार्केट चल रहा है उससे भी बहुत कम प्राइस, आपको बोले लॉस हो तो लॉस करके भी आप मार्केट में बेचोगे। तो फियाट इंडिया ने ट्राई किया कि भाई लॉस करके भी एक बार है ना मार्केट में थोड़ा शेयर हम ले लेते हैं ज्यादा गाड़ी बेचने का। तो अब सपोज मार्केट में कीमत चल रहा है 5 लाख, सॉरी 6 लाख, मेरे को वो बनाने का कीमत पड़ रहा है सपोज 6 लाख, मार्केट प्राइस चल रही है 6 लाख, मेरे को 6 लाख कीमत बन रहा है कॉस्ट, बट है ना मैं मार्केट को कॉम्पीट करने के लिए 5 लाख में बेच रहा हूँ, 1 लाख का नुकसान करके बेच रहा हूँ। तो अब वहां जीएसटी मीन्स कोई भी टैक्स किस पे लगेगा, वो 5 लाख पे लगेगा तो 6 लाख पे लगेगा। तो बोल रहे भाई हम तो बिल तो 5 लाख का बना रहे, तो 5 लाख पे जीएसटी लगना चाहिए ना। बट गवर्नमेंट ने बोला ना भाई, आप 5 लाख पे दिखाते हो और 1 लाख कैश में ब्लैक ले लिया, तो बेटर है कि आप है ना, आपकी एटलीस्ट कॉस्ट शुड बी योर एसेसेबल वैल्यू। सो दैट इज दिस फियाट इंडिया जजमेंट। अब ये जजमेंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा स्क्रीन पे देखते जाओ मेरे साथ। फियाट इंडिया का ये जजमेंट है, देखो। फियाट उनो मॉडल कार्स फॉर द पास्ट 5 years कंसिस्टेंटली सेलिंग एट ए प्राइस बिलो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपकी सेलिंग प्राइस कैसी है, selling at below manufacturing cost to the non-relative buyers for meeting the demand in the market. Therefore, such selling price, transaction value itself has to be the sole consideration. तो मीन्स 6 लाख अगर आपकी कॉस्ट पड़ रही है, आप 5 लाख में बेच रहे हो,
तो 5 लाख शुड बी ट्रीटेड एज द एसेसेबल वैल्यू। ये किसका क्लेम था? एसएससी का क्लेम था। बट डिपार्टमेंट क्या बता रहा है कि भाई एक्स्ट्रा कॉमर्शियल कंसिडरेशन वाज इन्वॉल्वड इन दिस केस, दैट एडिशनल कंसिडरेशन शुड बी एडेड इन द प्राइस, देयरफॉर बेस जजमेंट असेसमेंट शुड बी इन्वॉल्वड। अब ना डिपार्टमेंट को माइंड में ही नहीं आ रहा था कि कोई आदमी लॉस करके कैसे जा सकता है, इसलिए उन्होंने ना बेस्ड जजमेंट डलवाया और फिर कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। कोर्ट कौन सी कोर्ट भाई? सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने 2012 में जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? कि फुल कॉमर्शियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। मींस फुल कॉस्ट not reflected in price as it was deliberately kept below the cost of production, thus price could not be considered as the sole consideration। तो यहाँ हम price could not be considered as sole consideration, price को हम sole consideration नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे? No prudent business person would continuously suffer huge loss only to penetrate the market. Therefore, based judgment's assessment of the department was proper, said by the Honorable Supreme Court। Means judgment आया क्या सर? जजमेंट ये आया कि आप है ना एटलीस्ट कॉस्ट चार्ज करो। देखो, नॉट इफ द एसएससी सेल्स बिलो द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट but there is no additional consideration flowing directly or indirectly, the transaction value shall be the assessable value। क्या बोला जजमेंट में? कि एसएससी सेल्स बिलो कॉस्ट एंड प्रॉफिट बट देयर इज नो एडिशनल कंसिडरेशन। अगर एडिशनल कंसिडरेशन ना हो तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लो। ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस क्या? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस 15(1) सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। तो जो प्राइस मिल रही है मींस कॉस्ट से भी कम कीमत में मिल रहा है तो उसको भी ले लो। अब है ना, उसको मैं दिखाने के लिए आपको सेक्शन 15(1) में ले जाता हूँ। 15(1) में आ जाओ। ये रहा ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। ये रहा एक्चुअली पेड और पेएबल। तो एक्चुअली तो कितना मिला? तो 5 लाख ही मिला, तो 5 लाख ही लेना है। तो अब देखो यहाँ आपको टिपिकली ऐसा दिया हुआ है कि भाई जो भी एडिशनल कंसिडरेशन मिल रहा है, तो एडिशनल कंसिडरेशन अगर आपको मिल रहा है तो चलो आप चेंज करो कि भाई 5 लाख के ऊपर आपको ब्लैक में सपोज कुछ कैश में मिल रहा है तो फिर वो ले लो। बट कैश में कुछ नहीं मिल रहा है, आप 5 लाख में ही बेच रहे हो तो 5 लाख ले लो। मैं सच में बताऊं, ये जजमेंट में अभी पूरी चीजें नहीं लिखी है, उन्होंने समरी करके लिखा है, पूरा मीनिंग बिगाड़ दिया है। रियल में मीनिंग क्या था? रियल में मीनिंग ये था कि एटलीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, तो जीएसटी एटलीस्ट कॉस्ट पे लगेगा। बट फाइन, पूरा लिखा नहीं है, तो ये यही जो लिखा है उसको हम अभी कंक्लूड करते हैं। आगे अब देखो, मेरे पास 9 मिनट जितना बाकी है। जो भी हमारा कुछ बाकी है छोटा मोटा, ये मैं देखता हूँ और खत्म कर लेता हूँ अभी, है ना। सब मेरे साथ देखते जाओ, स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। पास्ट में कुछ बाकी रहा और नहीं, आज जो हमने चालू किया ना उसमें कुछ बाकी नहीं है। चलो कल वाला देख ले। कल वाले में ये रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सर्कुलर था, वो मैंने पढ़ाया था आपको, अच्छे से याद कर लेना उसको, है ना। इंस्टीट्यूट का कुछ डिसाइडेड नहीं होता है कि क्या पूछेंगे, तो मैं देख लेता हूँ कोई और चीज अगर हमारी पढ़नी बाकी हो तो। हाँ, एक ये बाकी रह गया था, डेल क्रेडर एजेंट का कमीशन, है ना। आप अपने मॉड्यूल में आ जाओ। मॉड्यूल में ये कंसेप्ट है पेज नंबर 262 पे। चलो वो कंसेप्ट को अभी देख लेते हैं, कुछ टाइम है हमारे पास, 7 मिनट है, तो देख लेते हैं। अब है ना, मॉड्यूल में से देखो, या फिर चलो मैं थोड़ा बिग करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट है ना ब्लर हो रहा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। मॉड्यूल में भी ऐसा ही है, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। डेल क्रेडर एजेंट कमीशन,
अब है ना, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है टेक्समैन कॉम में, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग गुजरात का श्रीनाथ पोलीप्लास्ट का। मिस्टर ए इज अ डेल क्रेडिट। बाय द वे, डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है? डेल क्रेडिट एजेंट मीन्स ऐसा एजेंट जो है ना, एक क्या बोलते हैं, एक गारंटी देता है अपने सप्लायर को कि भाई तेरे को है ना बेड डेप नहीं होने दूंगा। अगर बेड डेप्ट हुई तो मैं भुगत लूंगा, बट तेरे को तो पूरे रुपए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका मैं एजेंट हूँ, आपके 1 लाख के गुड्स आपने मेरे को 95,000 में दिए और मेरे को मार्केट में 1 लाख में बेचने हैं। मैंने बोला ओके, मैं 1 लाख में बेच दूंगा। अब 1 लाख में कुछ बेड डेप हुआ तो मैं भुगतूंगा। आपको तो आपके 95,000 दे दूंगा, क्योंकि 5% मेरा कमीशन भी है। तो देखो यहाँ, सपोज सप्लाई, मैंने जिन बायर को गुड्स बेचा वो बायर ने मेरे को 80,000 ही दिए, तो भी मैं आपको तो कितना दूंगा, 95। तो दैट इज द डेल क्रेडिटर एजेंट कमीशन। अब ये जो एडिशनल रिस्क ले रहा है उसके लिए उसको कमीशन भी एक्स्ट्रा मिलता है। नॉर्मल एजेंट्स को 2% कमीशन मिलता है, सपोज डेल क्रेडिटर एजेंट को 5% मिलता है। तो अब ये इस पे जीएसटी का क्या नियम है? तो देखो एक एग्जांपल लिखा है, मिस्टर ए सप्लाइज प्रोडक्ट एक्स फॉर 10 लाख बाय गिविंग 1 मंथ क्रेडिट। मिस्टर सी इज द बायर ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ लिखा है ये एरो में, मिस्टर बी प्रोक्योर्स, क्या लिखा है एग्जैक्ट, ऑफर फ्रॉम मिस्टर सी फॉर सप्लाईज ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एट 10 लाख। अब बी जो है ना एजेंट है, जरा समझ लो, ए का एजेंट बी है और बी ने क्या कहा कि एक बायर को तैयार किया। अब ये मिस्टर ए जो है वो ये कमीशन देते हैं कितना, 50,000। एंड नो, क्या लिखा है, नो प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। ठीक है, मिस्टर सी को 10 लाख का गुड्स बेच रहे हैं और मिस्टर बी को डेल क्रेडिट एजेंट बनाया हुआ है। अब मिस्टर बी 10 लाख तो पे कर ही देंगे, देखो इधर लिखा है ये एरो में कि भाई वो 10 लाख पे कर रहे हैं। अब ये बंदा मीन्स मिस्टर सी मिस्टर बी को 10 लाख से कम भी दे तो भी ये बंदा इसको 10 लाख ही देगा वापस। अब क्वेश्चन ये है, एक बार 10 लाख मिल जाने के बाद ये कमीशन मिलेगा इसको 15,000 का, सॉरी 50,000 का, 50,000 का कमीशन है। तो सर्कुलर क्या बता रहा है? सर्कुलर ये बता रहा है कि ये जो कमीशन है ना, ये कमीशन पे कमीशन इज वन काइंड ऑफ ए सर्विस, तो यहाँ जीएसटी लगेगा, ऐसा उनका सर्कुलर है। तो दिस इज व्हाट द सर्कुलर इज। डेल क्रेडिटर एजेंट को कमीशन जो मिलता है उस पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, दैट इज द सर्कुलर। देखो, इंटरेस्ट 5,000 प्रोवाइडेड बाय द एजेंट इज अ कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि सपोज आप सप्लायर हो और मैं आपका डील क्रेडिटर एजेंट हूँ। मीन्स आप हो मिस्टर ए, मैं हूँ मिस्टर बी, और मेरे थ्रू आप बायर को गुड्स देते हो। अब है ना, मैं एक बार आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ और बायर को बोलता हूँ कि भाई तेरे को 10 लाख रुपए देने थे, बट वो मैंने अभी दे दिए हैं, तो तू जब 1 महीने के बाद मेरे को पेमेंट करे ना, तो मेरे को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है, ये रहा इंटरेस्ट का पोर्शन। अब है ना, आपने डेल क्रेडिट एजेंट को 50,000 का कमीशन तो दिया, बट साथ साथ में इसको ये 5,000 का इंटरेस्ट भी मिला। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटरेस्ट है उस पे जीएसटी लगेगा। तो अब है ना, ये एक टाइप का कंसिडरेशन हो गया है। डेल क्रेडिट एजेंट ने आपको जो 10 लाख तुरंत पे करने थे उसकी जगह आपको 1 महीने का मोहलत दे दिया, और उसकी वजह से आप डेल क्रेडिट एजेंट को 5,000 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हो। तो वो इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं? वो 50,000 कमीशन पे तो लगेगा ही लगेगा, बट इंटरेस्ट पे कंसिडरेशन लगाया जाएगा। तो उन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द एजेंट इज कंसिडरेशन फॉर extended loan to the customer, and such interest is not towards the payment of consideration for supply of goods by the principal to customer। मीन्स ये है ना, ये नेचर नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट जैसा हो गया है कि सपोज आपको किसी को पे करने थे, मैंने पे कर दिया,
आपको तुरंत पे करने थे बट आप नहीं पे कर पाए, तो मैंने आपका बिहाफ पे कर दिया और मैं आपसे थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ 1 महीने के बाद। अब ये तो प्योर इंटरेस्ट नेचर हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी नेचर ऑफ इंटरेस्ट है ना, सभी इंटरेस्ट के नेचर कैसे है, तो जीएसटी उस पे नहीं लगता है। इंटरेस्ट इज अ एग्जम्प्टेड आइटम, तो ये इंटरेस्ट एलिमेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, एंड ये दैट इज द सर्कुलर। तो डेल क्रेडिटर एजेंट का कमीशन, आई थिंक ये कंसेप्ट हो गया। अब कुछ बाकी नहीं लग रहा है, बट लेट अस सी, पेजेस देख लेते हैं। ये सर्कुलर भी देख लिया है, दूसरा सर्कुलर भी देख लिया है, और उससे पहले के एग्जाम्पल 88, 87 ये भी देख लिया है, टीसीएस देख लिया है। आई थिंक बहुत कुछ देख लिया है, कुछ बाकी नहीं है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आप देख लेना, ये एक मैं जरा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पास्ट में पढ़ाई है, क्लास के अंदर मैंने डिटेल में पढ़ाया है बस। तो आई थिंक अब सेक्शन 15 में रूल 31 ऑनवर्ड्स का बाकी रहा है, तो मैं वो कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। कुछ डिफिकल्टी हो तो मेरे को पूछ लेना, अदरवाइज मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, गुड डे। जय हिंद सर।